तो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मेनिया। सो आज की वीडियो में करने वाला है एनपीटेल के क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, ये 1 वीक है, 1 वीक का पार्ट 1 है और हम इसको 2 पार्ट में क्लियर करने वाले हैं। सारे डाउट्स के बारे में भी, जो भी आपके अगर डाउट्स भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में से आस्क कर सकते हो। ठीक है, सो पहले तो मार्किंग सिस्टम देखते हैं कि एनपीटेल के एग्जाम में क्या मार्किंग सिस्टम होता है। 3 टाइप्स ऑफ लेवल होते हैं। 40 to 59 सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा होता है उनके सर्टिफिकेट पे। 60 to 89 एलीट लिखा होता है। थर्ड वन जो होता है 90 to 100 एलीट गोल्ड। ठीक है, और असाइनमेंट के जो मार्क्स इसके अंदर लगते हैं वो 25 आउट ऑफ मिनिमम आपके 10 होने चाहिए। और कुछ पेपर 50 मार्क्स का भी होता है और कुछ 100 का भी होता है, तो मे बी क्लाउड कंप्यूटिंग 100 का हो। खैर वो जो भी हो, वेटेज आपको मैंने बताई दी है। ठीक है, आपकी कितनी परसेंटेज आएगी और क्या क्या आपको मेडल्स मिल सकते हैं। सो ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग, जो फर्स्ट टॉपिक मतलब जो अभी देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ग्रेड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड में है क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट होगा। सो ग्रिड कंप्यूटिंग भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी कंप्यूटिंग हम समझेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे एक एक पॉइंट्स हम समझते जाएंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को समझने से पहले सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिंग देखते हैं। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग इधर क्या होता है कि जो सिंगल प्रोसेसर होता है, जैसे सपोज करो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो वो टर्मिनल से और भी पेरिफेरल से कनेक्टेड है, तो वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल करेगा वो सेंट्रल डिवाइस, वो सेंट्रल होस्ट करेगा बेसिकली। ठीक है, सारे के सारे, जैसे अब डायग्राम के अंदर देखो कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अब ये सारे टर्मिनल्स को होस्ट कर रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा, सिंगल नोड अगर फेलियर भी हुआ तो आपका पूरा का पूरा वर्क रुक जाएगा। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लाया गया, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अब डिस्कस करते हैं। सो सिंपल वे में अगर मैं समझाऊँ तो बहुत सारे नोड्स को मिला के, ठीक है, उनकी लोकेलिटी एक तरफ नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कहीं पे भी लोकेटेड हो, तो उन सबको जॉइंट करके एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर बना जाए। ठीक है, तो यही डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एक फोकस था कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है असल में। ठीक है, बाय डेफिनेशन भी अभी समझेंगे आगे चल के। तो बेसिकली आप नॉर्मल एक थॉट समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्यों लाया गया। अब किसी पर्सन को एक कंपनी के अंदर डेटा इंटेंसिव है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जैसे अमेजोन का डेटा नहीं संभाला जा रहा भाई, क्या सुपर कंप्यूटर में अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो अब वहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की ज़रूरत है। अब अलग अलग 10 बंदे आए, 100 बंदे आए, 1000 बंदे आए, उन्होंने बहुत मतलब एक दूसरे से टाइप करा और एक सुपर कंप्यूटर बना दिया। यही डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को पहले समझते हैं। फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग साइंस दैट स्टडीज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। जिस टाइप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हो या साइंटिफिक फील्ड के अंदर हो, जिसको नॉर्मल पीसी सॉल्व नहीं कर सकता, उस टाइम पे हमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो विकीपीडिया के थ्रू इन्होंने जो एनपीटेल के पीडीएफ के अंदर ये डेफिनेशन दी हुई है, आप इसे भी रीड कर सकते हो, काफ़ी ईजिली डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट देख, सो अब एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं। जो जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंटरनेट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एटीएम बैंक्स मशीन्स और इंट्रानेट्स वर्क ग्रुप। जैसे किसी का कोई मतलब ऑफलाइन वर्क ग्रुप है और वो उससे बाहर काम नहीं कर रहा। कंप्यूटिंग लैंडस्केप विल कॉन्सिस्ट ऑफ यूबिक्यूटियस नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस। सो बेसिकली ये भी पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम पे। कंप्यूटर इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, अब कंप्यूटर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होते हैं कनेक्टेड, वर्क स्टेशन हो सकता है, जो वर्क स्टेशन मतलब जो एंड यूज़र के थ्रू यूज़ हो रहा है टू परफॉर्म कंप्यूटिंग। ठीक, सर्वर सिस्टम हो सकते हैं, जो जैसे सपोज करो यूट्यूब खुद अपने सर्वर पर चीज़ें अपलोड कर रहा है, जैसे हमने यूट्यूब पे अपलोड करा तो वो सर्वर सिस्टम उसके अंदर ऐड हो गया। सो पर्सनल असिस्टेंट डिवाइसेस, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द सिस्टम वाया ए वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक। सो बेसिकली फ़ोन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से, और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी कनेक्टेड हो वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ तक तो क्लियरली समझ में आ रहा है, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो फॉल्ट टॉलरेंस जो होती है कि फॉल्ट टॉलरेंस जैसे एक नोड फेलियर हो जाता है मिडल के अंदर, जैसे सेंट्रलाइज में क्या होता था, अगर एक भी नोड फेलियर होगा तो काम रुक जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ परफॉर्मेंस उतनी ही जाएगी जो नोड ख़राब हुआ है, जो जिसके अंदर फॉल्ट आया है। सो उसी चीज़ को फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ जो है, ईच नोड प्ले पार्शियली रोल। अब क्या होता है, एक टास्क है, ठीक है, उसको काफ़ी मतलब बहुत छोटे छोटे चंक्स में बांट दिया जाता है कि हर नोड पे लोड ना पड़े और जो कंप्यूटेशनल पावर है वो एक्यूरेसी में मतलब बहुत अच्छी है। अब उसमें से सिंगल नोड को एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है कि आपका सिर्फ यही काम है, आपको यही करना है। एज कंप्यूटर में भी नो ओनली वन पार्ट ऑफ द इनपुट। ठीक है, सो बेसिकली इसमें इतना ही होता है कि पार्शली रोल प्ले करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, अब रिसोर्स शेयरिंग के बारे में डिस्कस करूँ तो ईच यूज़र कैन शेयर द कंप्यूटिंग पावर
एंड स्टोरेज रिसोर्स इन द सिस्टम विद अदर यूज़र। सो बेसिकली यहाँ पर कंप्यूटिंग पावर भी आप शेयर कर सकते हो और स्टोरेज भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और रिसोर्स शेयरिंग का एक और एग्जांपल दूँ तो जैसे एक ऑफिस के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ है और 100 एम्प्लॉयज़ के ऊपर सिर्फ 2 से 3 प्रिंटर है, ठीक है, और बाकी सबके पास पर्सनल कंप्यूटर है यूज़ करने के लिए, और जो प्रिंटर है वो सिर्फ सारे बंदे रिसोर्स शेयरिंग करके यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर कोई कमांड दे पा रहा है, तो ये भी रिसोर्स शेयरिंग में आप कंसिडर कर सकते हो। सो लोड शेयरिंग, डिस्पैचिंग सेवरल टास्क टू ईच नोड्स कैन हेल्प शेयर लोडिंग टू द होल सिस्टम। यानी कि लोड शेयरिंग क्या होता है, एक भी नोड पे है ना सिंगल, मतलब यहाँ पर क्या होता है पार्शियली वो डिवाइड हो जाता है काम, तो इसलिए वो लोड शेयरिंग भी हो जाता है कि किसी और पे आप अपना लोड ट्रांसफर कर लो। ईजी टू एक्सपेंड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती एक्सपेंड करने में। व्हेन एक्सेप्ट टू यूज़ फ्यू टाइम व्हेन द एडिंग नोड्स होप टू स्पेंड नो टाइम इट पॉसिबल। उसमें क्या ही टाइम ऐड होगा, आप वर्चुअली यूज मतलब नोड ऐड कर रहे हो। परफॉर्मेंस पैरेलल कंप्यूटिंग कैन बी कंसीडर एज ए सबसेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो वाई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, सो ये मतलब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या ज़रूरत थी। कंप्यूटिंग इंटेंसिव, अब कुछ डेटा ऐसा होता है, इतना इंटेंसिव होता है कि जैसे सपोज करो द टास्क कुड कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम ऑन कंप्यूटिंग, फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशनल ऑफ पाई वैल्यू यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। जो पाई की वैल्यू अगर मतलब इन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, अगर आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बाय द यूजिंग ऑफ मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, हमारा मेथड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन की बात हो रही है उस मेथड से। सो बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग इंटेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है, इसके मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट्स कर सकते हो। अब डेटा इंटेंसिव, द टास्क दैट डील्स विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज साइज ऑफ फाइल्स, फॉर एग्जांपल फेसबुक LSC लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रोसेसिंग। अब फेसबुक का इतना ह्यूज डेटा है कि उसको आप कैसे सिंगल पर्सन या सिंगल पीसी कोई भी बहुत अच्छा भी हो तो वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। अब सुपर कंप्यूटर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की पावर की ज़रूरत पड़ी। जब 10 नोड अपने घर पे बैठे ही एक बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की पावर बना सकते हैं और उन पर कोई लोड भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए डेटा इंटेंसिव भी इससे सॉल्यूशन हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से, और आगे जाके और भी ये इवॉल्व होगी। सो रोबस्टनेस, नो SPOF सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसके अंदर कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। अदर नोड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड द सेम टास्क एग्जीक्यूटेड ऑन द फेल नोड। जो भी जैसे सपोज करो एक नोड फेल हो गया, अब उसका टास्क कोई और भी कर सकता है, दूसरा नोड आप उसके ऊपर लगा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सेट ऑफ प्रोसेसेस है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है नेटवर्क ऑफ मशीन्स पे एंड वर्क टुगेदर एज एन असेंबल टू सॉल्व ए कॉमन प्रॉब्लम। मतलब वो एक आपस में असेंबल हो रहे हैं एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन द पास्ट जो एग्जांपल हो गए क्लाइंट सर्वर पे भी ऐसे ही होता है, वो असेंबल होते हैं। अब जैसे सपोज करो इसमें देखो इस क्लाइंट ने क्या करा कि सर्वर से इन्वोकेशन किया और फिर उसको रिजल्ट मिल गया। अब दूसरे क्लाइंट ने जब किया तो उसके पास खुद भी नहीं था, तो वो सेकंड सर्वर पे गया। अब यहाँ पर सारा क्लाइंट सर्वर का मतलब दिख रहा है कि वो उसने सेकंड इन्वोकेशन किया, फिर वो उसने रिवर्स जाके रिजल्ट दे दिया, ठीक है। ऐसे पेयर टू पेयर भी होता है। और ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। कंप्यूटिंग बेसिकली बहुत सारी 2-3 डेफिनेशन दे रखी थी, तो IBM वाली ज़्यादा सही लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये कंसिडर किया। ग्रिड कंप्यूटिंग enables that virtualization of distributed computing and data resources such as processing network bandwidth and storage capacity, यानी कि वो अपनी bandwidth भी और storage and capacity to create a single system image, granting users and applications seamless access to vast IT capabilities, मतलब IT capabilities को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। Last to an internet users view unified instance of a content via web and grid user essentially sees a single large virtual computer। तो सिंगल जो यूज़र होगा उसको क्या शो होगा, सिंगल यूज़र को ये होगा कि ये वो सिंगल कंप्यूटर ही है। सो एज्योर की वेबसाइट से जो एक डेफिनेशन मिली ये भी काफ़ी अच्छी है, इसको आप रीड कर लेना। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर विच वर्क्स टुगेदर एज ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर टू परफॉर्म लार्ज टास्क सच एज ए एनालाइजिंग ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। बहुत ईजी कहते हैं, मतलब ये थी डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड एनालॉजी, सो बेसिकली इसके अंदर क्या समझाया गया, जैसे सपोज करो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब आ रही है तो आपको ये नहीं पता वो कैसे क्रिएट हो रही है, किस हाइड्रोलिक से मतलब जैसे किस टरबाइन से बन के आ रही है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं जाननी होती, आप सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हो और जो भी उसका अमाउंट है वो पे कर रहे हो। सो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड एनालॉजी होती है। इसके अंदर भी पीछे से कैसे कंप्यूटेशनल मतलब एक साथ जुड़ के द ग्रिड लिंक्स टुगेदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वो कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब आपको कुछ नहीं पता होता, तो इसी को ग्रिड पावर एनालॉजी कहते हैं। सो स्टोरेज एलिमेंट्स जो जुड़े होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं, सर्वर्स होते हैं, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म नीडेड टू द
कस्टमर। सो यहाँ पर यूज्ड ऑफ ग्रिड, क्या यूज्ड होते हैं ग्रिड के? शेयर मोर देन इंफॉर्मेशन, डेटा कंप्यूटेशन, डेटा कंप्यूटिंग पावर भी आप इसके अंदर वो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और एप्लीकेशन इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, मल्टी इंस्टीट्यूशनल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एट मैनी इंस्टीट्यूट्स, पीपल फ्रॉम मैनी इंस्टीट्यूशन वर्किंग टू सॉल्व ए कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। और लोकल कम्युनिटीज़ को भी ज्वाइन करने के लिए आप ग्रिड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट्स की तरह। सो बेसिकली आप ऐसे यूज़ कर सकते हो ऐसे। नीड ऑफ ग्रिड, ग्रिड की क्या नीड है? टुडेज साइंस रिसर्च इज द बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल डेटा एनालिसिस दैट वर्चुअलाइजेशन एंड कोलैबोरेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन एक्सपेरिमेंटल मैथड्स। सो सपोज करो आप एक सुपर कंप्यूटर बाय करते हो, ठीक है, सुपर कंप्यूटर मतलब आप एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जो बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐड ऑन हो, आपस में मिले और एक सुपर कंप्यूटर की पावर क्रिएट कर दे। तो यही है ग्रिड कंप्यूटिंग, यानी कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था अब उसको ग्रिड कंप्यूटिंग मतलब नॉर्मली यूज़ हो रही है नॉमिनल से चार्जेस के अंदर। अब किस किस चीज़ में, जैसे साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है, इंटेंसिव डेटा होता है काफ़ी उनका, बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूजर नीड मोर एक्यूरेट प्रिसाइज सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स इन शॉर्ट टाइम में आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए ही इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। डेटा विजुअलाइजेशन इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सप्लॉइटिंग अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, ठीक है। सो अब ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। फर्स्टली तो रिएक्टर एप्लीकेशंस के अंदर, फिजिक्स एप्लीकेशन और वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी यूज होता है। मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, जैसे उसकी मटेरियल की क्या क्या कैपेसिटी होती है, और क्रिस्टलोग्राफी के अंदर भी, और नेचुरल डिजास्टर डिटेक्ट करने के अंदर भी, जैसे अर्थक्वेक वगैरह डिटेक्ट होते हैं। टाइप ऑफ ग्रिड्स, अब ग्रिड्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है कंप्यूटेशनल ग्रिड। दीज ग्रिड्स प्रोवाइड ए सिक्योर एक्सेस टू ह्यूज पूल ऑफ शेयर्ड प्रोसेसिंग पावर सुटेबल फॉर हाई थ्रू आउट एप्लीकेशन एंड कंप्यूटेशन इंटेंसिव कंप्यूटिंग। सो बेसिकली ये कंप्यूटिंग पावर को देता है, मतलब कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करता है। और डेटा ग्रिड के अंदर सारी चीज़ें, डेटा ग्रिड्स प्रोवाइड एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट डेटा स्टोरेज, डेटा डिस्कवरी, डेटा हैंडलिंग एंड डेटा पब्लिकेशन एंड डेटा manipulation of large volumes of data actually stored in various heterogeneous database and live system। so basically data grid के अंदर सारा काम डेटा पे ही होता है। सो इसमें कोलैबोरेशन, जैसे सपोज करो कोई वर्चुअल एंटरप्राइजेस है, ठीक है, सो वो वर्क कर रही है तो उसके अंदर कोलैबोरेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कैट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है विदाउट इवन डिस्क्लोजिंग देयर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज़, मतलब वो कभी डिस्क्लोज नहीं करती, तो यहाँ पर कोलैबोरेशन ग्रिड का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया नेटवर्क ग्रिड। अब नेटवर्क ग्रिड क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस तो प्रोवाइड करता ही है। नेटवर्क ग्रिड प्रोवाइड्स फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन सर्विस। ईच ग्रिड नोड वर्क्स एज ए डेटा राउटर, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस भी आ सकता है कि भाई कौन से नोड के अंदर, कौन से ग्रिड के अंदर डेटा राउटर की तरह काम करता है, तो आपको नेटवर्क ग्रिड का नाम याद होना चाहिए। यूटिलिटी ग्रिड, सो बेसिकली ग्रिड्स, जो यूटिलिटी ग्रिड जो होता है ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ग्रिड होता है विच नॉट ओनली द डेटा कंप्यूटेशन साइकिल्स आर शेयर्ड बट सॉफ्टवेयर और जस्ट अबाउट एनी रिसोर्सेज इज शेयर्ड। द मेन सर्विसेज प्रोवाइड द थ्रू यूटिलिटी ग्रिड्स आर सॉफ्टवेयर एज आर ए स्पेशल इक्विपमेंट, ठीक है। सो ये डायग्राम है, इससे भी स्क्रीनशॉट लेना। व्हाट इज द क्लस्टर कंप्यूटिंग? अब क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ए क्लस्टर इज अ टाइप ऑफ पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर system which consists of a collection of interconnected stand-alone computers working together as a single integrated computing resource। so यहाँ पर बहुत ज़्यादा collection होता है stand-alone computers का। key component of a cluster including multiple stand-alone computers, PCs, workstation भी हो सकता है उसमें, SMPs, operating system, high performance interconnects और middleware, parallel programming environments and applications, ठीक है। so अब इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में। So cluster computing are usually to deploy to improve speed and reliability provided by single computer। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी जो कंप्यूटिंग के अंदर आपको स्पीड एंड रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था, तो वो क्लस्टर कंप्यूटिंग विच द टिपिकली बीइंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव देन द सिंगल कंप्यूटर ऑफ ए कंप्यूटर कंपेरेबल स्पीड और रिलायबिलिटी, ठीक है। इन ए टिपिकल क्लस्टर नेटवर्क फास्टर क्लोजर कनेक्शन देन ए टिपिकल लैन, लो लेटेंसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है, लूजली कपल्ड देन SMP, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्लस्टर क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आस्क हो सकता है। हाई अवेलेबिलिटी और फेल ओवर क्लस्टर, लोड बैलेंसिंग क्लस्टर एंड पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्लस्टर। इन तीनों के नाम आपको याद कर लेने हैं, लोड बैलेंसिंग क्लस्टर और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्लस्टर, ठीक है। सो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है।
क्लस्टर कंपोनेंट क्या होता है? क्लस्टर नोड्स, क्लस्टर नेटवर्क एंड नेटवर्क कैरेक्टराइजेशन, जैसे कि इसके डायग्राम के अंदर भी शो हो रहा है। स्विच है, फिर नोड 1 है, नोड 2 है, सॉरी नोड n है, और नेटवर्क कैसे नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशन बेनिफिट्स ऑफ ए क्लस्टर। सिस्टम अवेलेबिलिटी, ऑफर इनहेरेंट हाई सिस्टम अवेलेबिलिटी ड्यू टू redundancy और हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। हार्डवेयर फॉल्ट टॉलरेंस, redundancy for most component, for example disk RAID including both hardware and software। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन रिलायबिलिटी, रन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन थ्रू द redundancy। स्केलेबिलिटी, आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हो। सर्वर्स द क्लस्टर बाय द एडिंग मोर क्लस्टर्स टू द नेटवर्क एज नीड अराइजेस, और CPU SMP, हाई परफॉर्मेंस रनिंग क्लस्टर इनेबल प्रोग्राम्स। सो बेसिकली आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स याद करने हैं इसके। क्लस्टर कंप्यूटिंग जो इंट्रोड्यूस करा गया था वो रिलायबिलिटी और स्पीड के लिए। ठीक है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है? यूटिलिटी इज ए प्योरली कॉन्सेप्ट विच क्लाउड कंप्यूटिंग partially implements। Utility is the service providing models in which a service provider makes computing resource and infrastructure management available to the customer as needed and charges them for the specific usage rather than a flat rate। अब बेसिकली यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि यूटिलिटी उसका नाम है, तो यानी कि आप जितना भी यूटिलाइज करोगे कंप्यूटेशनल पावर या आप स्टोरेज ले रहे हो, जितना भी आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, यानी कि कोई फ्लैट रेट नहीं होगा। दिस मॉडल हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ लो और इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्वायर कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब काफ़ी आपका लो हो जाता है। द वर्ड यूटिलिटी इज यूज टू मेक एन एनालॉजी टू अदर सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिकल पावर दैट सीक द मेड फ्लक्चुएटिंग कस्टमर नीड्स एंड चेंजेस फॉर द रिसोर्स बेस्ड ऑन यूजेज रेदर देन द फ्लैट रेट बेसिस। सो बेसिकली यहाँ पर अच्छा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि आप जैसे एक टैब ओपन करते हो और टैब में से आपको जितना भी मतलब यूटिलाइजेशन करना है आप उतना करो, और ये उतने का ही चार्ज करेंगे यूटिलिटी कंप्यूटिंग के अंदर। ये इसकी आप बेनिफिट्स आप समझ सकते हो। ठीक है, सो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा तो मे बी आप करके ही आओगे। सो ऑन डिमांड साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, एक जैसे जो पर्सन होता है वो ऑन डिमांड कैसे करता है किसी भी टाइम पे। वर्चुअल मशीन्स एंड इसका ये देखो क्लाउड वर्चुअल मशीन्स कैसे वो क्लस्टर से प्रोवाइड करते हैं। तो ये डायग्राम है, आप इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं यूटिलिटी सॉल्यूशन योर पर्सपेक्टिव। यूटिलिटी सॉल्यूशन योर पर्सपेक्टिव कंज्यूमर वर्सेस प्रोवाइडर। अब इसके बीच में जो कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में चीज़ें आती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो प्राइसिंग होता है कि वो प्राइसिंग देखता है, SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, और सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और एप्लीकेशन साइजिंग क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो 4 चीज़ें होती हैं, ये चीज़ मतलब कंज्यूमर को प्रोवाइडर से एक तरह से SLA के अंदर ही सारी चीज़ें मेंशन होती है जो भी एग्रीमेंट होता है। ठीक है, सो रिस्क इन यूसी वर्ल्ड। अब क्या होता है, डेटा बैकअप का रिस्क हो सकता है, डेटा सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है, पार्टनर कॉम्पिटेंसी का रिस्क हो सकता है। ठीक है, डिफाइनिंग SLA, जब आप SLA डिफाइनिंग कर रहे हो तो जब कोई रिस्क हो सकता है। गेटिंग वैल्यू फ्रॉम चार्ज बैक। ठीक है, सो ये सारे रिस्क हैं, मे भी हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अब डिस्कस करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। अब US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैनफोर्ड टेक्नोलॉजीज ने डिफाइन किया है कंप्यूटर एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल फॉर इनेबलिंग यूबिक्विटस convenient on-demand network access to a shared pool of a configurable computing resource, example network servers, storage application and services that can be rapidly provisioned and released with the minimal management efforts or service provider interaction। ठीक है, सो डेफिनेशन अगर आपको रीड करनी हो काफ़ी ईजी भी है और ईजी टू लर्न है, काफ़ी समझ में भी आ रही है। सो डीपली डिस्कस करते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस के बारे में डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर कैन unilaterally provisions to computing capabilities such as service time and network storage needed automatically without requiring human interaction with each other। यानी कि आप डायरेक्टली जाकर बाय कर सकते हो। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, यानी कि आप कभी भी डिमांड करोगे और वो सेल्फ सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अलग अलग डिवाइसेस हैं आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती कि आप अब जैसे सपोज़ करो मोबाइल से ही आप ड्राइव को यूज़ करते हो। ड्राइव एक क्लाउड कंप्यूटिंग की ही एप्लीकेशन है जो गूगल ड्राइव है। ठीक है, ये भी बेस्ट एग्जांपल है। बहुत सारी चीज़ें आप सारी चीज़ों से एक्सेस कर सकते हो। रिसोर्स पूलिंग, द प्रोवाइडर कंप्यूटिंग रिसोर्स आर पूल्ड टू सर्व मल्टीपल कंज्यूमर यूजिंग ए मल्टी टेनेंट मॉडल with different physical and virtual resources dynamically assigned and designed according to the customer demand। ठीक है,
सो जैसे भी कस्टमर की डिमांड होगी उसी के हिसाब से ये होगा। मेजर्ड सर्विस, अब मेजर्ड सर्विस क्लाउड सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज्ड बाय लेवरेजिंग ए मैटरिंग कैपेबिलिटी एट some level of abstractions appropriate to type service स्टोरेज प्रोसेसिंग बैंडविड्थ एक्टिव यूज़र अकाउंट्स। वो सर्विसेज जो होगी वो काफ़ी मेजर्ड होगी, चाहे आप मतलब जैसे सपोज करो आप कुछ भी डिमांड करते हो उससे, तो वो काफ़ी मेजर्ड सर्विसेज होंगी और इतना कोई डीपली पढ़ने वाली चीज़ है नहीं। तो आगे चलते हैं। मैंशन कंट्रोल एंड रिपोर्टेड प्रोवाइडिंग द ट्रांसपेरेंसी फॉर बोथ प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर ऑफ द यूटिलाइज सर्विसेज। मतलब वहाँ पर मेजर्ड सर्विसेज होगी तो उसको भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी कि आप SLA के अंदर जो भी डेफिनेशन जो भी डिफाइन किया हुआ है सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के अंदर हो, कुछ भी छुपा हुआ ना हो पहले से। सो रैपिडली इलास्टिसिटी, सो रैपिड इलास्टिसिटी भी यूटिलिटी कंप्यूटिंग के अंदर ही आप कंसिडर कर सकते हो। कैपेबिलिटीज़ कैन बी इलास्टिसिटी प्रोविजनल एंड रिलीज इन सम केसेस ऑटोमेटिकली टू स्केल रैपिडली आउटवर्ड्स एंड इन्वॉल्व कॉमेंस्ट्रेट विद द डिमांड। यानी कि आप जितनी भी जैसे सपोज करो आपको 4 GB रैम चाहिए, ठीक है, और वो इलास्टिसिटी इतनी होगी कि वो खुद ब खुद आपकी 4 GB रैम मतलब खुद ब खुद नहीं, आप जितनी डिमांड करोगे उसी के हिसाब से इलास्टिसिटी वो कन्वर्ट कर लेगा। सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? मैसिव स्केल, रेसिलायंस कंप्यूटिंग, होमोजेनिटी एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअली होगा वो। सर्विस ओरिएंटेड होता है, लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर, काफ़ी लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर होता है, और एडवांस सिक्योरिटी होती है आपको। क्लाउड सर्विसेज मॉडल, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो यही बता रही है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो सिंगल सॉफ्टवेयर जो होता है वो एंड यूज़र, जैसे जो हम एंड यूज़र होते हैं तो हम इस चीज़ को एक्सेस करते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब जैसे सपोज करो एग्जांपल हो गया कि भाई वेब ब्राउज़र भी हो गया, वेब बेस्ड ईमेल जो होती हैं कि, और जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप जाके ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर क्या होता है इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो उस एप्लीकेशन को, ठीक है, और उसका जितना भी चार्जेस है आप पे कर दो वहाँ पर जाके। और एग्जांपल में बहुत सारी जैसे गूगल स्प्रेडशीट भी ले सकते हो आप, कि आप ऑनलाइन गए, आपने ऑनलाइन स्प्रेडशीट के अंदर जैसे मैंने भी बताया माइक्रोसॉफ्ट का, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। सो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली एंड यूज़र जो हम एक्सेस कर पाते हैं, यानी कि ना एडमिनिस्ट्रेटर ना डेवलपर। तो अब आगे मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आपके पास एक फ्लैट है और फ्लैट को आपको उसको रेंट पे देना है, ठीक है, उसका पहले से ही सारी चीज़ें उसके अंदर मतलब वेल सेटल्ड है, ठीक है। अब आपने एक रेंटर को रेंट पे दे दिया वो फ्लैट, अब उससे ये कहा कि आप जैसे मंथली आप मुझे रेंट पे करोगे, और आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया उसे, ठीक है। अब वो कैसे भी उसे यूज़ करे, उसके अंदर सोफ़ा लगाए, बेड लगाए, टीवी लगाए, मतलब व्हाटएवर वो कुछ भी करे, ठीक है, तो ये उसके अंदर बात नहीं होती। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो अमेजॉन वेब सर्विसेज क्या करती है कि ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारी चीज़ें होंगी, स्टोरेज डिवाइस भी होगा, कंप्यूटिंग पावर भी होगी, मतलब ऑल ओवर सारी चीज़ें होंगी जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए होती हैं, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एज ए सर्विस लेता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करते हैं। द कैपेबिलिटी प्रोवाइड्स टू कस्टमर इज ए डिप्लॉय ओनली कंज्यूमर क्रिएटेड एक्यूरेट। जैसे प्लेटफॉर्म सपोज करो, प्लेटफॉर्म एक डेवलपर के लिए होता है, अब एक एप्लीकेशन उसको प्रोग्रामिंग करनी है, अब उसे क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब प्लेटफॉर्म पे जाके वो डायरेक्टली मतलब अपनी प्रोग्रामिंग को एक्सेस कर सकता है। सो कोई डेवलपर हो या कोई सी भी जैसे उसको PHP पे प्रोग्रामिंग करनी है तो उसको वैसा प्लेटफॉर्म वहाँ पर प्रोवाइड होगा, और वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो ये डेवलपर बेसिकली यूज़ करते हैं। इस डायग्राम के अंदर डिस्कस कर रखा है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर क्या क्या, जैसे ईमेल, वर्चुअल डेस्कटॉप कम्युनिकेशन, गेम्स, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में एग्जीक्यूशन, रन टाइम, डेटाबेस, वेब सर्वर एंड डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है, जो मैंने मतलब एग्जैक्टली बताई दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में वर्चुअल मशीन, सर्वर, स्टोरेज, लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क, ठीक है। सो प्राइवेट क्लाउड डिस्कस करते हैं। प्राइवेट क्लाउड के अंदर जो चीज़ प्राइवेटली यूज़ हो रही है, यानी कि वो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या सपोज करो आपने कोई वेब सर्विसेज ली, ठीक है, तो आप अगर प्राइवेट क्लाउड किस लिए यूज़ कर रहे हो, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से। सो अब वहाँ पर आपने अगर प्राइवेट क्लाउड लिया है ड्यू टू प्राइवेसी, सो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, और आपको एक स्पेसिफिक स्पेस मिल रहा है, मतलब उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अब कम्युनिटी क्लाउड की बात करते हैं। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्लाउड का, तो वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब वो एक टास्क अचीव करने के लिए सपोर्ट करता है,
कि आप हमारा डेटा यूज़ कर सकते हो कि इस मतलब एक स्पेसिफिक गोल के लिए, तो वो कम्युनिटी क्लाउड हो गया। पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं, जैसे पब्लिक ही इसका नाम है, तो नॉर्मली क्या हर कोई एक्सेस कर सकता है। जैसे पब्लिक क्लाउड में बहुत सारी चीज़ें हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, तो ये पब्लिकली यूज़ होता है, बट इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा कहते हैं मतलब बहुत सस्ता भी होता है। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड की बात करते हैं, तो हाइब्रिड क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी मतलब ज़रूरत इसकी नीड क्यों पड़ी, तो क्लाउड बस्टिंग फॉर लोड बैलेंसिंग बिटवीन क्लाउड्स, मतलब लोड बैलेंसिंग के अंदर दो क्लाउड्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्चुअल वर्क स्पेसेस, सो इसके अंदर क्या होता है, जो क्लाइंट है तो क्लाइंट अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करके कहते हैं पैकेज मांगता है, जैसे उसको CPU, मेमोरी शेयर, ठीक है, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें वर्चुअल वर्क स्पेसेस में मेंशन होती है कि आपका रिसोर्स कोटा कैसा रहेगा, CPU, मेमोरी शेयर, सारी चीज़ें। सो इम्प्लीमेंट्स ऑन वर्चुअल मशीन्स, हाइपरवाइजर इसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इसकी कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे इसमें VMware हो गई, Zen हो गई, KVM हो गई। ठीक है, सो इसके अंदर अभी वर्चुअल मशीन्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो डीपली डिस्कस करेंगे कि हाइपरवाइजर वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो API के थ्रू ये वर्क हो पाता है, प्लग्स इनटू हार्डवेयर सपोर्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं। VM technologies allows multiple virtual machines to run on a single physical machine. So basically hypervisor का यही काम होता है कि वो हार्डवेयर को बहुत मतलब अलग अलग जितनी भी जैसे क्लाइंट है, एक 64 GB के आपके पास नोड है, ठीक है, PC है आपका, जो भी हार्डवेयर है, तो अब उसको 4 क्लाइंट आए हैं, अब 4 क्लाइंट को चाहिए, किसी को चाहिए 4 GB रैम और फिर प्रोसेसर बहुत अच्छा, ठीक है, जो भी प्रोसेसर उसे चाहिए, जो भी जितनी स्पीड चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, अब वो क्या करेगा, हाइपरवाइजर क्या करेगा, उसको इक्वली जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए वो भी प्रोवाइड करेगा, जो वो लाइनक्स हो या वो विंडो हो या वो कोई सा भी मैक OS हो। ठीक है, सो यही चीज़ डिफरेंस होती है वर्चुअल मशीन के अंदर जो हाइपरवाइजर करता है। और हाइपरवाइजर की जो कुछ ब्रांड्स के नाम भी आप याद कर लो, जैसे Zen हो गया और VMware हो गया, तो इससे क्वेश्चन भी आस्क हो जाएगा कि भाई VMware का क्या वर्क है, तो इससे एक दो क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन जाएंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्चुअलाइजेशन इन जनरल, रन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर द फिजिकल हार्डवेयर इज अनअवेलेबल, इजी टू क्रिएट न्यू मशीन एंड बैकअप मशीन, जैसा भी डिस्कस किया। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूजिंग क्लीन इंस्टॉल्स ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमुलेट्स मोर मशीन्स देन आर फिजिकली अवेलेबल। अब ये किसका काम होता है, हाइपरवाइजर से ये पॉसिबल हो सकता है कि आप जैसे आपके पास सिंगल मशीन है तो आप उसको उसके हिसाब से आप मतलब और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। टाइम शेयर लाइटली लोडेड सिस्टम ऑन वन होस्ट। ठीक है, डेबग प्रॉब्लम, सस्पेंड, रिज्यूम एंड द प्रॉब्लम मशीन। सो बेसिकली जो आपको फोकस करना है वो आपको कि मोर देन मशीन्स मतलब वो क्रिएट कर सकता है सिंगल फिजिकल मशीन के उसमें। और इजी माइग्रेशन ऑफ ए वर्चुअल मशीन्स, शट डाउन नीडेड और नॉट, रन लेगेसी सिस्टम। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको मतलब याद रखना है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। So basically cloud sourcing, what is the becoming important? Using the high scale low cost providers, anytime places access via web browser। ठीक है, आप कहीं से भी मतलब वेब ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। रैपिडली स्केलेबिलिटी, इंक्रीमेंट कॉस्ट एंड लोड शेयरिंग, कैन फॉरगेट नीड टू फोकस लोकल IT। ठीक है, सो कंसर्न देखते हैं, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड SLAs, जो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो होता है, कंट्रोल ऑफ डेटा एंड सर्विस पैरामीटर्स, application features and choices, interaction between the cloud providers, no standard API, mix of SOAP and REST, प्राइवेसी, सिक्योरिटी। क्लाउड स्टोरेज के सिर्फ आपको एग्जांपल आस्क किए जाते हैं, तो ये आप याद कर लो, Amazon इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड, EC2 एंड सिंपल स्टोरेज सॉल्यूशन S3। ठीक है, सो एग्जांपल भी काफ़ी आस्क किए जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ए क्लाउड। सो लोअर कंप्यूटर कॉस्ट। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको भी किसी अब आपने कोई क्लाउड सर्विसेज ली, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप खुद भी कोई अच्छा हार्डवेयर कहते हैं परचेज करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो वेब बेस्ड सारी सर्विसेज होती हैं, तो आप नॉर्मल से किसी मतलब बहुत चीप से PC के अंदर भी आप क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली सी बात है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड रहती है, और आप आगे चल के भी आप उसे और भी ज़्यादा अपग्रेड भी कर सकते हो कि अगर आपको अभी नॉर्मल 64 GB यूज़ करना है, आगे जाके आप 128 GB भी बाय कर सकते हो, या जो भी आपकी नीड हो आप इम्प्रूव कर सकते हो।
ठीक है। रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट। सो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना पड़ता। आप क्लाउड सर्विसेज लो नॉर्मली, जैसे फ्री सर्विसेज जो हो गई पब्लिक सर्विसेज के अंदर कि भाई आपने गूगल डॉक यूज़ कर लिया, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है, आपको सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना पड़ा। सो इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी काफ़ी आते ही रहते हैं। तो अपडेट आते हैं तो उसके अंदर अब ऐसा तो है नहीं कि अब हम वेब सर्विसेज वेब बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा वही रनिंग कर रहा होगा, आपको कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप इंस्टॉल करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये डिस्कस करते हैं ये फॉर्मेट जो होता है कंपैटिबिलिटी। सो इसके अंदर क्या होता है, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट करता है। जो भी अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बना होता। जैसे मैक ओएस का हो गया तो उसके अंदर मतलब जो अलग अलग बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। वो वेब बेस्ड होता है तो सब में ही सपोर्ट करता है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि लिमिटलेस होता है। अब नॉर्मली कंप्यूटर में कितना होगा, हमारे कंप्यूटर में 1 टेराबाइट होगा, तो यहाँ पर क्या होता है हंड्रेड्स ऑफ पेटाबाइट्स अवेलेबल इन द क्लाउड। सो ये डिफरेंसेस होता है कि आपको कितनी नीड है, आप कितना पे कर सकते हो, आपको उस हिसाब से अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है। इंक्रीज डेटा रिलायबिलिटी। जब हम पीसी यूज़ कर रहे होते हैं अपना, तो अगर वो करप्ट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, रिलायबिलिटी नहीं होती। अब वो बैकअप हो पाएगा या नहीं, ठीक है। अगर जैसे हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई है तो वहाँ पर कोई डेटा की रिलायबिलिटी नहीं है। अब वो डेटा इतना एक्सपेंसिव रहता है अगर कमर्शियली हम कर रहे हैं, तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन एक्सेस। सो बेसिकली गूगल ड्राइव के अंदर जैसे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, ठीक है, अब मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ यूनिवर्सली। अगर मैं अमेरिका चला गया तो मैं वहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इंडिया में हूँ तो मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो इसके अंदर कोई आपको सिर्फ इंटरनेट एक्सेस चाहिए और आप जाके क्लाउड से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आपको कोई डिवाइस की कोई लोकल स्टोरेज ले जाने की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, सपोज करो आपने कोई डॉक्यूमेंट एडिट करा ऑफलाइन अपने पीसी नॉर्मल पीसी में, सो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, वो पुराने मतलब पुराना ही लेटेस्ट वर्जन है उसमें। अब सपोज करो आपने कोई क्लाउड पे करा, तो क्लाउड पे क्या होगा, अब जो लेटेस्ट एक्सटेंशन फाइल आएगी या कोई लेटेस्ट उसमें अपडेट होगा तो वो आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, ठीक है। इजी ग्रुप कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स लीड्स डायरेक्टली टू द बेटर कोलैबोरेशन। Many users do this as it is an important advantage of a cloud computing. Multiple users can collaborate easily on document and projects. ठीक है, डिवाइस इंडिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको सिंगल डिवाइस पे मतलब जैसे यूज़ नहीं करना है कि आप पीसी से भी एक्सेस कर सकते हो, फिर कोई लैपटॉप है आपके पास पड़ा हो तो आप उससे भी एक्सेस कर सकते हो, या आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही एक्सेस कर सकते हो। तो डिवाइस इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। रिक्वायर्स ए कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जैसे उसके अंदर जो उसका लेटेंसी रेट है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या उसकी स्पीड हाई नहीं आती है, ठीक है। या आपका मतलब जो आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे फाइबर नहीं है या अच्छी स्पीड वाला नहीं है, डज नॉट वर्क वेल विद द लो स्पीड कनेक्शन, ठीक है। लो स्पीड कनेक्शन के अंदर वो दिक्कत करेगा ही, क्योंकि आप क्लाउड नॉर्मली आप इतनी फाइलें इतनी हायर फाइलें एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पर, और इसके अंदर सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन, ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर आ जाता है कि आपको काफ़ी हाई स्पीड वाला चाहिए, बेसिकली एक फाइबर ही चाहिए आपको। फीचर्स माइट बी लिमिटेड। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑफलाइन जो आपके डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो आप, उससे मतलब उसमें ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अगर जैसे हम कोई सर्विसेज लेते हैं उसके अंदर बेसिकली उसकी कई बार स्लो सर्विसेज भी हो सकती हैं कि आपका जो ऑफलाइन है कंप्यूटर उससे थोड़ा स्लो हो, या इंटरनेट इशू भी उसकी वजह से भी थोड़ा स्लो हो सकता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा जैसे कुछ कंपनीज़ का डेटा है, अब वो अगर डेटा लीक हुआ, अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में वो अपलोड कर दिया, अब ये चीज़ रहती है कि वो जो स्टोर डेटा है वो एक अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर ले, कोई हैकर एक्सेस ना कर ले, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा डर रहता है कि वो सिक्योर है या नहीं। स्टोर डेटा कैन बी लॉस्ट। अब जैसे अभी गूगल का कुछ क्लाउड सर्वर का कुछ डेटा लॉस्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेटा लॉस्ट हो जाए, डेटा कैन बी लॉस्ट। जनरल कंसर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ईच क्लाउड सिस्टम्स यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड डिफरेंट एपीआईज मे नॉट बी पॉसिबल टू रन एप्लीकेशन बिटवीन द क्लाउड बेस्ड सिस्टम। Amazon हैज़ क्रिएट इट्स ओन DB sections, not SQL 92 and workflow system, many popular workflow systems out there। सो बेसिकली यही है कि APIs डिफरेंस होते हैं तो उसके अंदर दिक्कत हो सकती है,
तो एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा है वीडियो को बनाने में। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें, ठीक है। ओके बाय।